वो उसके दोनों मेथड्स के थ्रू शो करता है. Okay. So good evening, everyone. Let's start with the topic that is asexual mode of reproduction. Because we've already discussed what is reproduction, what happens, why is reproduction required, what is the basic requirement. So just let's take a review of what all we've started. Reproduction in organisms. Okay, so can you please tell me what do we mean by reproduction? What do we mean by reproduction? We already discussed. Yes. So it is nothing but formation of offspring or young ones from the parent or from the parental generation. So किसी भी young one की formation या offspring की formation हम कर रहे हैं from the parents is termed as reproduction. अभी जो reproduction है ये एक fundamental characteristic है किसी भी living organism का. It is the fundamental characteristic of a living organism. But अगर मैं इसको compare करूं in terms of लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करूं और या फिर एक मैं पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करूं, तो ये जो टर्म है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्पीशीज लेवल पे. दिस टर्म इज मच मोर इंपॉर्टेंट एट अ स्पीशी लेवल. बाय क्योंकि अगर पूरी स्पीशी ही प्रोडक्शन नहीं कर रही है, रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो वो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगी. बट अगर एक स्पीशी के अंदर, स्पीशी एक बड़ा पार्ट है, स्पीशीज एक बड़ा पार्ट है, इंडिविजुअल उसके अंदर छोटे छोटे इंडिविजुअल्स हैं जो पूरे स्पीशीज में रह रहे हैं. तो अगर इस पूरी स्पीशी, पूरी क्या है, स्पीशीज है, और इसके अंदर ये सारे क्या है आपके इंडिविजुअल्स. तो अगर इस स्पीशी के अंदर मैं मान रहा हूँ 10,000 इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, और इन 10,000 इंडिविजुअल्स में से 100 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है, बाकी सारे इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. थिंग्स वोंट मैटर दैट. क्या होगा, सही क्या फायदा होगा, ध्यान से देखिए. तो अगर पूरी स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं करती तो ये तो खत्म हो जाते सारे इंडिविजुअल्स, आगे अपनी प्रोजेनी नहीं बना पाते. और जब ये अपने आगे प्रोजेनी ही नहीं बना पाएंगे तो क्या ये आगे सर्वाइव करेंगे, किसी भी कंडीशन में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे. तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये टर्म स्पीशी लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिज्म लेवल. तो स्पीशीज में अगर 100 इंडिविजुअल्स भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे चलेगा, बाकी तो सब कर रहे हैं, वो अपनी आगे प्रोजेनी बनाएंगे, स्पीशीज चलती रहेगी. बट अगर पूरी ही स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी देन it will lead to extinction, or it can even lead to complete deterioration of that species from a particular area or from the whole world. So reproduction is very important at the terms of species level rather as compared to an individual level. ठीक है, इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब एक टर्म आता है लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन जब लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन क्या होता है आपका, जिस पॉइंट पे, जिस दिन आपने बर्थ लिया, राइट, जिस दिन आपने बर्थ लिया, तो आज आपने बर्थ लिया, आज आपका जन्म हुआ, यहां से लेकर जब आपकी नेचुरल डेथ हुई, नेचुरल डेथ, ये जो पूरा टाइम है आपका, जो बर्थ से स्टार्ट होगा और नेचुरल डेथ तक जाएगा, इस पूरे को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन. अब इस लाइफ स्पैन में अभी काफी सारे फेजेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, एजिंग एंड सीनेसेंस,
और फिर आपका डेथ। बर्थ में क्या हुआ, आज आप पैदा हुए, यू कम इनटू दिस लिविंग वर्ल्ड। जुवेनिलिटी क्या है, आप उस स्टेज से गुजर रहे हो जिसमें आप एक बच्चे हो एंड you're you know developing your organs, जो आपके गोनाड्स हैं वो सब डेवलप हो रहे हैं ताकि आप उसको आगे एक स्टेज में आ सको जिसको हम रिप्रोडक्शन स्टेज कहते हैं, रिप्रोड्यूसिंग स्टेज कहते हैं। मेच्योरिटी क्या होती है, मेच्योरिटी वो स्टेज है जब आप रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो, when your gonads are functional, when your reproductive organs are functional and you can easily reproduce and form new young ones, that is what maturity is. एजिंग एंड सेनेसेंस में क्या है, एजिंग का मतलब क्या होता है, जब आपके जो सेल्स की जो जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शन है उसकी जो ग्रोथ है, जो उसकी फंक्शनिंग है वो थोड़ी कम हो रही है। तो जब वो उसकी ग्रोथ कम हो रही है या सेल की जो फंक्शनिंग है वो कम हो रही है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजिंग। सेनेसेंस क्या है, ये इरिवर्सिबल एजिंग को बताता है। सेनेसेंस मतलब एक बार सेल खराब हो गया, एक बार उसकी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग बिल्कुल खत्म होनी शुरू हो गई, अब वो वापस से ठीक नहीं हो सकता। तो सेनेसेंस क्या होता है, अगर इसको हम टर्म्स में देखें, प्लांट में या लीफ के टर्म में देखते हैं, तो सेनेसेंस का मतलब होता है झड़ना। तो जो प्लांट है उसकी लीफ जो है वो अगर झड़ गई तो मतलब सेनेसेंस, मतलब उसकी कंप्लीटली डेथ हो गई, उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शंस नहीं बचते हैं। तो इरिवर्सिबल एजिंग को ही हम सेनेसेंस कहते हैं। और नेचुरल डेथ क्या है, जब आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है आपकी बॉडी की वो कंप्लीटली सीज हो जाती है, वो कंप्लीटली रुक जाती है, दैट इज नोन एज नेचुरल डेथ। तो बर्थ क्या है, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन वेरी ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शनिंग स्टार्टेड बीइंग शोन आउटसाइड द वूम्ब। अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें, जुवेनिलिटी क्या होती है, ये वो स्टेज है जो आपको रिप्रोड्यूसिंग स्टेज तक लेके जाती है, जब आपके ऑर्गन्स जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, गोनाड्स है, वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। मेच्योरिटी स्टेज में, मेच्योरिटी स्टेज में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सारे तैयार हो जाते हैं ताकि आप इजीली रिप्रोड्यूस करके नया यंग वंस बना लो। एजिंग और सेनेसेंस में क्या होता है, एजिंग एंड सेनेसेंस में कि जितने भी आपकी जो फंक्शनिंग है, जितने भी जो आपके सेल्स हैं, उनकी जो बॉडी है उसका उसमें प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन हो रहा है। मतलब जो सेल है वो डिटोरिएट कर रहा है, उसकी जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है, उसकी जो स्पीड है, उसकी फंक्शनिंग है वो कम होती जा रही है। और नेचुरल डेथ में आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है सेल की, जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है सेल की, वो कंप्लीटली रुक चुकी है, कंप्लीटली सीज हो चुकी है। लाइफ स्पैन क्लियर है आप लोगों को, व्हाट इज द लाइफ स्पैन, यस और नो, सब लोगों को लाइफ स्पैन क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपका मे फ्लाई की, उसकी एक दिन की लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। आपका अगर हम काउस की बात करेंगे तो काउस में 25 इयर्स है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग अपनी लाइफ स्पैन होती है। जैसे एलिफेंट्स की अगर आप बात करोगे तो एलिफेंट्स में अराउंड 70 to 80 इयर्स वो लोग जी जाते हैं। ह्यूमंस एवरेज ईयर 60 इयर्स है, वो 100 साल तक भी जी जाता है, उससे ज्यादा भी जी जाता है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होती है। जैसे डॉग्स की 12 से 13 साल होती है, ठीक है, 14 इयर्स, ठीक है, इससे ज्यादा वो लोग नहीं जी पाते। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिप्रोडक्शन। कम ऑन गाइस, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग रिप्रोडक्शन, पर्पस क्या है। बताओ, समृद्ध, कुशाग्र, अभिनव, अलग। To maintain the existence on Earth. वेरी गुड। तो सबसे पहली है मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या, मैं ये कह सकता हूँ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, अपनी स्पीशी की कंटिन्यूटी रखना, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी। और क्या पॉइंट हो सकता है, So it increases the chances of evolution. सॉरी आई डिडंट गेट यू। So it increases the chances of evolution. वेरी गुड। इट कैन, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं वाला पॉइंट, वेरिएशंस आ सकते हैं और वेरिएशंस कैन लीड टू एवोल्यूशन। परफेक्ट, बिल्कुल सही। कितना बात होगी जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट, और पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन
पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? मेंटेन रखना हमारे यंग एज को, यूथ को, मिडिल एज एंड एडल्ट एज. एडल्ट इन द सेंस सीनियर सिटीजन्स, सीनियर ग्रुप पीपल. अगर हम चाइना में बात करें, जैसे मैंने उस दिन भी डिस्कस किया, सॉरी जापान में, नॉट इन चाइना, सॉरी इन जापान. जापान में इस टाइम जितने लोग हैं उनकी एवरेज एज क्या है? व्हाट वाज द एवरेज एज इन जापान? 80. अराउंड 60. मतलब वहां जो मोस्टली जो पीपल हैं वो 60 से ऊपर की एज है, 60-70 साल की है. उनमें जो यूथ एज है, यंग एज है, ठीक है, वो आपको मिसिंग मिलेगी. वहां सारे आपको एजेड लोग मिलेंगे. तो जब कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात होती है तो वहां आपको सीनियर सिटीजन से आप ब्लड ले नहीं सकते, तो वहां उनको ब्लड डोनेशन करने में बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज दे डोंट फाइंड पीपल. बिकॉज वहां मोस्टली जो पीपल हैं दे नॉट ऑफ यंग एज, दे नॉट ऑफ यूथ एज, वो एडल्ट एज में, सीनियर ग्रुप में आ गए हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, तो वो एक मेन क्या है, उसमें कहीं ना कहीं किसी चीज में दिक्कत होगी. जैसे जापान में अगर हम ब्लड डोनेशन की बात करें तो उनके पास लोग ही नहीं है ब्लड डोनेट करने. तो दे नीड टू फाइंड आउट अ वे. और अगर तुम्हें याद हो, हमने एक चीज डिस्कस की थी, प्लूरीपोटेंसी, याद है? आई सेल प्लूरीपोटेंसी, जिसमें उसने फैट सेल को वापस से ब्लड बना लिया था. ठीक है, हमने क्या करता, रेट्रोग्रेड थ्योरी अपनाई थी और उस पर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है. जिसमें हमने क्या किया था, आई मीन द साइंटिस्ट व्हाट ही डिड वाज he took the fat cells of the body and then he converted those fat cells again back into the stem cells. और उन स्टेम सेल्स से उसने क्या बनाया था, आपका ब्लड सेल्स बना लेते हैं, और फिर उन्होंने उसको ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया था. सो दे यूज दिस टेक्नोलॉजी. इसको हम रेट्रोग्रेड थेरेपी बोलते हैं, रेट्रोग्रेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं. इसमें आप आगे से वापस पीछे आ जाते हो, यू कम बैक. ठीक है, तो यू नीड टू फाइंड आउट वेज. अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हो देन यू नीड टू फाइंड आउट वेज, उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है, देन थिंग्स वर्क आउट. तो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रॉपर अमाउंट में हर एक ग्रुप के लोगों को आपको ध्यान देना है कि सब लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. अब बात आती है कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स. ये तो पर्पस है, अब बेसिक फीचर्स क्या है प्रोडक्शन Sir, excuse me, sir. के? Sir, erase मत करिए please. हाँ बोलो. सर मैं यही पूछ रहा था कि उसमें क्या लिखा है. तुमने कुछ मिस कर दिया क्या? यस सर, वो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिखा था? उसमें मैंने 3 चीजें लिखी थी, यंग एज पीपल, यूथ एज और सीनियर सिटीजन्स. ओके सर, थैंक यू. अब what are the basic features of reproduction? फीचर्स क्या है रिप्रोडक्शन, बताइए. सिंपल है, जब तुम एक ऑर्गेनिज्म से और ऑर्गेनिजम्स बना रहे हो तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को रेप्लिकेट कराना, यस और नो. जब रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, डीएनए की रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपीज बनना. जब डीएनए की कॉपीज बनेंगी तो जो डीएनए का कंटेंट होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा. तो डीएनए कंटेंट विल इंक्रीज. दूसरा, ऑब्वियसली सेल डिवीजन विल टेक प्लेस. अब सेल डिवीजन 2 तरीके से हो सकता है, माइटोटिकली और meiotically. This is equational division. This is reductional division. This is found in asexual reproduction, mitosis, and meiosis is found in sexual reproduction. Right? Meiosis is found in sexual reproduction. Oh, okay. One second. Is it better, Abhinav? Okay. Check. So mitosis is shown in asexual reproduction. Meiosis is shown in sexual reproduction. Okay.
मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस भी शो कर दी जाती है, क्योंकि मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 है, तो जो मियोसिस 2 है इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, ठीक है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे मियोसिस 1, मियोसिस 2 एंड माइटोसिस इन डिटेल। ओके, तो सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कैसे करता है, माइटोटिकली या मियोटिकली, ये बेसिक तो आपको पता ही। उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है आपका, ग्रोथ ऑफ सेल्स, सेल कैसे ग्रो करता है, ग्रोथ ऑफ सेल्स, सेल्स की ग्रोथ होना, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, सेल का नंबर बढ़ना, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, और इन रिप्रोडक्टिव सेल से फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन। दीज आर द बेसिक फीचर्स। तो डीएनए का रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, मियोटिकली और माइटोटिकली, ग्रोथ ऑफ सेल्स, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, मतलब उनका ग्रोथ होना, उनका नंबर में बढ़ना, फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव सेल्स का लाइक गैमीट्स, मेल में स्पर्म होगा, फीमेल में ओवा होगा, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन। अब जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स बने इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन ना भी हो, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, तो क्या एसेक्सुअल प्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं होता। हम डिस्कस कर चुके थे, वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यस और नो? Yes, sir. तो वो डिफरेंसेस वही हैं सारे, ठीक है। तो उसमें तो फर्टिलाइजेशन वाला केस नहीं होगा, बट न्यू जनरेशन का बनना, वेदर फ्रॉम द पेरेंट और बाय द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स ऑफ द पेरेंट्स, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी कीप ऑन सीइंग। अब मैंने तो लास्ट क्लास में आपको चीज बताई थी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बहुत सारे सेल्स में आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल इट इज इन द फॉर्म ऑफ, दैट जेनेटिक मटेरियल इट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट। जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में है, डीएनए। वन सेकंड, लेट मी जस्ट, यस, हाँ। अब डीएनए से डीएनए बनता है, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से बनता है आपका आरएनए, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जैसे एचआईवी का वायरस, एचआईवी एड्स वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आरएनए से आरएनए ही बनता है, उसको बोलते हैं आरएनए रेप्लिकेशन। और बहुत सारे रेडियो वायरसेस में भी ऐसे केसेस हैं, उसमें एक्चुअली आरएनए से पहले डीएनए बनता है एचआईवी में जब वो इन्फेक्ट करता है, और काफी ऐसे हैं जिनमें से आरएनए भी बनता है, काफी सारे आपके रियो वायरसेस के साथ। फिर आरएनए से लास्ट में बनता है प्रोटीन्स, इस स्टेप को बोलते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए से कुछ स्टेप में देखा गया, जैसे आपका एचआईवी वायरस, उसमें आरएनए से आपका डीएनए भी बनता है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। आपकी जो लाइफ का सर्कल है वो इसी के अराउंड घूमता है, सारी चीज इसी के अराउंड घूमती है। हम कहते हैं हमारी बॉडी मैक्सिमम प्रोटीन से बनी है, तो प्रोटीन बन कहां से है, वो इस प्रोसेस के थ्रू। तो डीएनए से डीएनए बनता है, उसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, बहुत सारे एंजाइम रोल प्ले करते हैं, अभी हमें ये नहीं पढ़ना। आरएनए से आरएनए बनता है, दैट इज आरएनए रेप्लिकेशन, और आरएनए से वापस डीएनए भी बनता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बेसिक फंडा सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ समझ में है कि बेसिक पूरा जो हम पूरी बायोलॉजी पढ़ते हैं वो इसी के अराउंड पढ़ते हैं।
ये पूरा हम इसी का नाम पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है, इट कम्स अंडर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर हमारी बॉडी में कोई जीन प्रेजेंट है, व्हाट इज अ जीन? व्हाट इज अ जीन? इट इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। मैं इसका इंपॉर्टेंट रोल बताता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंट रोल है क्या। जैसे एक एंजाइम होता है, आप लोग टमाटर खाते हैं? टोमेटोस गाइस, डू यू ईट टोमेटोस? ओके, तो टोमेटोज में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज। पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम। तो ये एक जीन प्रेजेंट होता है, इट इज अ जीन, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज जीन। ये जीन प्रेजेंट होता है टोमेटोज में। ये जीन का काम क्या होता है? ये टमाटर में राइपनिंग कॉज होता है, कॉजेज द राइपनिंग ऑफ टोमेटोज। इट कॉजेज द राइपनिंग ऑफ टोमेटोज। टोमेटो को राइपन कराता है, ठीक है, जल्दी से पका देता है। क्यों? क्योंकि ये जो जीन है, ये इस प्रोसेस को करके ये एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम। ये एक एंजाइम बनाता है। ये एंजाइम क्या करता है? जो टमाटर के सेल है उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करता है, डिग्रेड्स द सेल वॉल। सेल वॉल डिग्रेड करता है, इस वजह से राइपनिंग हो जाती है टोमेटोज। ओके, तो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम है, ये सेल वॉल को डिग्रेड करता है। और ये जीन क्या है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए से तो हमें प्रोटीन्स बना ले, तो डीएनए ने अपना प्रोटीन बना लिया। एंजाइम इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है? व्हाट आर एंजाइम्स? दीस आर प्रोटीन, प्रोटीनेशियस कंपाउंड्स। तो डीएनए से तुम्हारा प्रोटीन बन गया। इस एंजाइम का, इस प्रोटीन का काम क्या है? इट विल डिग्रेड द सेल वॉल। ये क्या करता है? सेल वॉल को डिग्रेड करता है। ये क्या काम करता है? इट डिग्रेड्स द सेल वॉल। सेल वॉल को क्या करता है? ये डिग्रेड करता है। सेल वॉल को डिग्रेड करने की वजह से राइपनिंग होती है टोमेटोज की, टोमेटोज पकने लग जाते हैं। जो टोमेटोज हैं ये क्या हो जाता है? पकने लग जाते हैं। जब टोमेटोज पकने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा? टमाटर की जो शेल्फ लाइफ होगी वो कम हो जाएगी या ज्यादा? शेल्फ लाइफ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? बेटा उस एंजाइम का जो कुशाग्र, जो जीन का नाम है वही एंजाइम का नाम है। जो जीन का नाम है वही एंजाइम का नाम है। सेम पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज। ये सेल वॉल को डिग्रेड कर देगा और राइपनिंग बढ़ा देता है, बहुत जल्दी राइपनिंग करा देता है। जब राइपनिंग बहुत जल्दी कराएगा तो ये बताओ शेल्फ लाइफ टमेटो टमेटो की सर बड़ी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। बड़ी सर लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। वेरी गुड। तो शेल्फ लाइफ डिक्रीज कर जाएगी। वेरी गुड। अब तुम देखो एक चीज हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? कि मैं बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन और डीएनए का आपस में रिलेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अगर मैं इस जीन को बंद करा दूं, इसकी फंक्शनिंग को मैं बंद कर दूं, तो क्या ये मेरा जो एंजाइम है क्या ये बनेगा? यस और नो? अगर मैं नहीं जीन को बंद करा दूं तो क्या मेरा एंजाइम बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। वेरी गुड। जब ये मेरा एंजाइम ही नहीं बना तो क्या ये मेरी सेल वॉल को डिग्रेड करेगा? नो सर। सर फिर टमाटो ग्रीन ही रहेगा। इसका केवल सेल वॉल को राइप करने का काम। हम राइपनिंग के टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या करते हैं, हम इस जीन को डीएक्टिवेट करते हैं। जैसे ही जीन का डीएक्टिवेशन होगा ये एंजाइम नहीं बनेगा, उसकी सेल वॉल डिग्रेड नहीं होगी, उसकी राइपनिंग का जो टाइम बढ़ रहा था वो बढ़ेगा नहीं, अब वो कम हो जाएगा। और जब वो कम होगा तो शेल्फ लाइफ डिक्रीज नहीं होगी, शेल्फ लाइफ विल इंक्रीज। वो ज्यादा टाइम फ्रेश रहेगा, ज्यादा टाइम फ्रेश रहेगा।
ये बात समझ में आई है? Yes, ये बात sir. समझ में आई है? सर तो हम लेकिन सर फिर उससे राइप होने में तो ज्यादा टाइम लगेगा। आप एक चीज सोचो, मैंने केवल जीन को बंद करा था। क्या कह रहे हो समरन? सर उससे फिर राइप होने में तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम यही तो चाहते हैं कि वो उसको देखो, हम यही चाहते हैं कि अगर तुमने बहुत सारे टमेटोज ले भी आए, वो जल्दी से सड़े ना, वो जल्दी से खराब ना हो, क्योंकि राइप हो जाएंगे, बाहर रखोगे उनको, तभी घर में क्या होता है जब टमाटर आते हैं कभी भी पूछना, वो फ्रिज में रख दिए जाते हैं। फ्रिज में ज्यादा टाइम तक रखोगे तो वो फ्रेश रहते हैं, बाहर रखोगे ये जो आपका एंजाइम है इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो जल्दी से खराब होने लग जाएंगे, जल्दी से राइप होने लग जाएंगे। आप चाहते हो कि उसकी राइपनिंग का टाइम बढ़े, उससे क्या होगा जब आप उसको तोड़ोगे भी अगर आपका कंजम्पशन कम भी है, काफी टाइम तक उसको बाहर भी रखोगे तो वो खराब नहीं होगी। वो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। तो उसे एक वेराइटी बनाई हमने एक टमाटर की जिसका नाम है फ्लेवर सेवर टमाटर। इट इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप, FLAVR फ्लेवर सेवर टमाटर। ये ट्रांसजेनिक जो क्रॉप है आपका, उसके अंदर हम इस जीन को डीएक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम नहीं बनता, सेल वॉल डिग्रेड हो जाती है। जब सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगी, रैकनिंग का टाइम बढ़ जाएगा और हेंस शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आई है? यस सर। ओके, अब आगे देखिए। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, दो टाइप के होते हैं, क्योंकि इसके पहले क्लास में हम एक बार सारा डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिफरेंसेस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्शन में, पर एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम क्लास में गार्गी, डिड यू टेक द नोट्स ऑफ द लास्ट क्लास? So I could. Sorry, I didn't get you. Beta, did you get the notes of the last class? There are two types of reproduction. One is sexual and asexual reproduction. एक बार जल्दी से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? एक पेरेंट या दो पेरेंट? सर Very good. So it is uniparental. Only one parent is required. It is uniparental. But sexual reproduction में दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड है, बायपेरेंट। सेम सेक्स के या ऑपोजिट सेक्स के? अपोजिट अपोजिट। So one has to be a female and the another has to be a male. Second point, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट की फॉर्मेशन होती है? Is any gamete formation? Does any gamete formation takes place? नो सर। No, sir. No gamete No, formation. sir. और sexual reproduction में yes, gamete formation takes place. अगर हम मेल गैमीट की बात करेंगे, मेल कौन सा गैमीट बनता है? मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। और फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं? ओवम। और ओवम थर्ड। इसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं हुई, तो क्या हमको कोई फ्यूजन होगा? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स? नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, hence no fertilization, hence no zygote formation. No zygote, कोई भी zygote formation नहीं होती, कोई भी zygote नहीं बनता, no zygote formation. बट सेक्सुअल प्रोडक्शन में ये सब होता है। मेल और फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन होने की वजह से आपका क्या बनता है, जाइगोट आगे बनाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ग्रो करके बनाता है फीटस, ठीक है, एंड देन द न्यू बॉर्न चाइल्ड. दिस इज हाउ द सीरीज गोस. नेक्स्ट, एसेक्सुअल प्रोडक्शन जैसे मैंने पहले बताया था, only mitosis takes place. सर वो जाइगोट के साथ एरो लगा के क्या लिखा है? जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो, फिर फीटस. सर आपकी वीडियो ब्लर आ रही है. उसके बाद हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट इज आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें माइटोसिस होती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है और यहाँ माइटोसिस होती है. माइटोसिस एंड मियोसिस. और कोई डिफरेंस जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था? एनी अदर डिफरेंस? वेरिएशन, वेरी गुड कलर, वेरी गुड. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता. जैसा पेरेंट है वैसे ही बच्चे होंगे, वैसे ही डॉटर सेल्स होंगे, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं है. पर यहाँ वेरिएशन आता है, एंड यही वेरिएशन आपका इवोल्यूशन को लीड करता है. दिस वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन. तो यहाँ तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, जैसा पेरेंट होगा. एक वेरी गुड रिची, वेरी गुड. तो यही मैं पॉइंट बोल रहा था, जब यहाँ कोई वेरिएशन नहीं आता, तो जो आपका पेरेंट सेल है, मान लो ये पेरेंट सेल है, इससे दो डॉटर सेल्स बने, ये दोनों डॉटर सेल्स इसी का पार्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होंगे. तो इन दोनों को, बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, आइडेंटिकल, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल. मॉर्फोलॉजिकली क्या मतलब? एक्सटर्नल अपीयरेंस बिल्कुल सेम होती है, आइडेंटिकल. तो ये एक दूसरे के भी आइडेंटिकल है और इस पेरेंट सेल के भी आइडेंटिकल है. इस वजह से इन दोनों को हम बोलते हैं क्लोन्स. क्या बोलते हैं? क्लोन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन होती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो क्लोन फॉर्मेशन, नो क्लोन फॉर्मेशन. हम लोग अपने केस देख लेते हैं. जैसे हम लोग अपने या तो मदर के या फादर के सिमिलर होते हैं, पर क्या हम एग्जैक्टली सेम होते हैं अपने मदर या फादर के? नहीं. क्यों नहीं होते? क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है, तभी क्रॉस होता है, उसको हम देखते हैं. Why they have variations? Why do sexual reproduction have variations? But एक सेक्शन में वेरिएशन क्यों नहीं होते? एक सेक्शन में क्लोन बनता है, बट सेक्शन में क्लोन नहीं बनता. क्यों? कोई बता सकता है? Anyone? सब बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डीएनए कंबाइन करते हैं. ओके. और बिल्कुल सही बोला, उसमें दो डीएनए कंबाइन करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट कैसे होता है. अब ध्यान से देखो. ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. इसके अंदर वेरिएशन क्यों आता है? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक पेरेंटल जनरेशन, यहाँ हमने ले लिया पेरेंट्स, दैट इज द पेरेंटल जनरेशन. तो एक में मेल, एक में फीमेल,
तो ये मदर हो गई और ये फादर। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे में? हमारे क्रोमोसोम्स जो भी है So 23 pairs. हमारे क्रोमोसोम्स 23 है और 46, राइटिंग 46। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस XY और फीमेल को लिखते हैं 44 प्लस XX। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये जो 44 लिखा है Yes. ये ऑटोसोम्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं है। ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XY और XX, इनको हम एलोसोम्स भी कहते हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट है। और यहाँ पे मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस टेक्स प्लेस, देयर आल्सो मियोसिस टेक्स। मियोसिस की वजह से गैमीट फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ गैमीट्स बनते हैं। तो 44 का हाफ हो गया 22, एक के साथ x आ गया और 22 के साथ y आ गया। इसको डिवाइड करोगे तो 22 प्लस x इधर आएगा और दूसरा भी 22 प्लस x इधर ही आएगा। अब ये मेल गैमीट है, ये भी मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट, ठीक है। तो दिस इज अ स्पर्म, दिस इज आल्सो अ स्पर्म, दिस इज एन ओवा, दिस इज आल्सो एन ओवा, ठीक है। ये स्पर्म जितना इस ओवा से फर्टिलाइज कर सकता है उतना यही स्पर्म इस ओवा से भी फर्टिलाइज कर सकता है। ये स्पर्म जितना इस ओवा से फर्टिलाइज कर सकता है ये इस ओवा से भी फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो अब हमारे क्या केसेस बनेंगे? लेट्स सी हमारी प्रोजेनी क्या बनेगी। लेट्स सी द प्रोजेनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग क्या बनेगी। तो 22 प्लस x 44 प्लस xx, दूसरा भी 44 प्लस xx, 44 प्लस xy, 44 प्लस xy। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा इसका? व्हाट विल बी द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप? This would be a female, this will be also a female, but both would be males there. तो phenotype होगा 2 male is to 2 females. ये phenotype हो गया इसका। हमें बाहर क्या मिलेंगे? जो 4 बच्चे होंगे तो उसमें चांसेस हैं या तो 2 मेल हो सकते हैं या 2 फीमेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल कितनी हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल चाइल्ड, guys, what would be the probability of the male child? Sir, 1/2. 0.5. So it would be 2/4, that would be 1/2. Same probability of a female child will be same 2/4, 1/2, that is 50% and 50%. तो 50% जो भी बच्चा पैदा हो रहा है चांसेस है लड़का होगा या लड़की। अब तुमने एक चीज ध्यान दी, कोई भी जो यहाँ बच्चा बना, इसको मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, कोई भी यहाँ जो बच्चा बना तो उसमें से आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम तो फादर से आया है और आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम फीमेल से आया है। यस और नो? जो भी प्रोजेनी की फॉर्मेशन हो रही है, जो भी प्रोजेनी बन रहा है, उसमें हाफ सेट ऑफ गैमीट्स या हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कहां से आ रहे हैं? मेल से। और हाफ सेट कहां से आ रहा है आपका? फीमेल से। यस और नो? Yes, ठीक sir. है। तो जो ये प्रोजेनी बनी, इसका मतलब क्या ये प्रोजेनी, क्या ये एग्जैक्टली मेल अपने फादर या फिर अपनी मदर फीमेल किसी से भी क्या एग्जैक्टली सिमिलर होगा? No, sir. नहीं होगा ना, क्योंकि आधा सेट, आधा क्रोमोसोम का मतलब आधा डीएनए किससे आया है? मदर से। और आधा डीएनए किससे आया है? फादर से। तो जब जो बच्चा पैदा हुआ उसमें ऐसे देख लेते हैं, ये फादर का डीएनए और ये मदर का डीएनए, डैश डैश, ठीक है। तो एक कॉपी तो फादर से आई बच्चे में और एक कॉपी मदर से आई, तो ये हुआ आपका ऑफस्प्रिंग। तो क्या ये ऑफस्प्रिंग मदर या फीमेल में किसी के एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक कॉपी तो फादर से है, कॉपी मदर से। तो ये उसके थोड़े से कुछ फीचर्स
सिमिलर हो सकते हैं बट क्लोन नहीं हो सकता, और इसी की वजह से इसके अंदर वेरिएशन आता है, एंड वेरिएशन इज गुड। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? वो अलग है, देखो मोनोजाइगोटिक और ट्राइजाइगोटिक में अलग है। मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, जब एक आपका जाइगोट बन जाता है ना, वो मैंने बताया था, जब आपका सर एक ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट से 2 बच्चे बन जाते हैं, और डाइजाइगोटिक में अलग अलग। हाँ, तो ये जो एक ही जाइगोट है, अब एक जाइगोट किससे बना है, एक ही स्पर्म से बना है और एक ही ओवा से बना है, जाइगोट बन गया। अब इसके अंदर एक ही तो जेनेटिक मटेरियल है, बट जब क्लीवेज हुई, क्लीवेज मतलब डिवीजन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सेल आपका जो क्रोमोसोम था, इसके अंदर जो क्रोमोसोम मैटर था, वो 2 पार्ट में डिवाइड कर गया, तो एक ही सेल से 2 सेल बन गया। पर दोनों का जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम होगा या नहीं होगा, बताओ? दोनों का जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, Yes, sir. क्योंकि वो एक ही तो सेल से बने हैं, एक ही सेल 2 में डिवाइड कर गया, एक ही सेल 2 में डिवाइड कर गया। तो इस वजह से ये जो अब 2 जाइगोट बने, एक ये जाइगोट और ये जाइगोट, दे वुड बी प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल ट्विन्स, जिनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, मोनोजाइगोट एक ही जाइगोट से बनने वाले। और डाइजाइगोटिक ट्विन्स क्या होता है कि एक ओवा एक स्पर्म से फर्टिलाइज कर रहा है और दूसरा ओवा दूसरे स्पर्म से फर्टिलाइज कर रहा है, तो एक फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया, एक फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया, तो दोनों का अलग जेनेटिक कॉम्पोजिशन हुआ। तो इससे जो ट्विन्स प्रोड्यूस होंगे, दे वुड बी डाइजाइगोटिक ट्विन्स या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। सर आपको कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, अब बोलो। सर मैं कह रहा था मोनोजाइगोटिक के केस में सर वो दो जो डिवाइड हो जाते हैं, सर जेनेटिक मटेरियल तो डिवाइड हो ही नहीं सकता ना उनका, वो कैसे अलग हो जाता है? वो कैसे डिवाइड करता है? सर क्योंकि सिर्फ सोमैटिक सेल्स ही तो डिवाइड होंगे। How this division takes place? नहीं, बिल्कुल डिवाइड होंगे, बट इसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन, क्योंकि देखो तो उसका बेसिक एक सेम मटेरियल है, जैसे अमीबा की हम बात करते हैं, जैसे अमीबा की हम बात करें, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, राइट, इसको भी उस तरीके से मान के चलो। इसका हम कॉम्पोजिशन वैसे जब मैं तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना मान के चलो कि तुम्हारा जब सेल डिवीजन होता है तो यहाँ एक सेल कंटेंट बढ़ता है, माइटोसिस होती है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, एक डिफरेंट टाइप का क्लीवेज है, जब हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रेगनेंसी हुई, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, प्रेगनेंसी कैसे हुई, और बच्चा कैसे 9 महीने में जेस्टेशन पीरियड में ग्रो कर रहा है, तब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपका जो डीएनए का मटेरियल है वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे रेप्लिकेट करता है, और फिर वो 2 सेल्स में कैसे बाइफरकेट करता है। ठीक है, 2 ओवा पॉसिबल है वृंदा, 2 ओवा पॉसिबल है। 2 ओवा इसलिए पॉसिबल है, जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, पीरियड्स चलते हैं जिनको हम बोलते हैं पीरियोडिक साइकिल या पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने एक ही ओवरी एक्टिवेट होती है। बट कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे फराह खान का आप केस ले सकते हो, उससे बहुत आसानी से समझ जाओगे, उसके 3 ट्विन्स हुए, 3 बच्चे हैं उसके, तो वो कैसे हुए, उसमें उसकी दोनों ओवरीज एक्टिवेट हो गई और एक ओवरी से 2 एग्स प्रोड्यूस हुए और एक ओवरी से 1 एग प्रोड्यूस हुआ। जनरली नॉर्मल कंडीशन में हर महीने एक ओवरी एक्टिवेट होती है और ऑल्टरनेट पोजीशन पे दूसरी ओवरी एक्टिवेट होती है। एक महीने में अगर एक ओवरी ने ओवर रिलीज किया तो दूसरे महीने दूसरी ओवरी रिलीज कर। दैट व्हाट हैपेंस हियर इज दैट समटाइम्स इन अ मंथ दोनों ओवरीज एक्टिवेट हो जाती हैं और हर ओवरी एक से ज्यादा ओवा भी प्रोड्यूस कर देती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि स्पर्म तो बहुत ज्यादा जाता है, स्पर्म तो मिलियंस इन नंबर में होता है, तो जितने जो भी स्पर्म्स हैं उनको जितने भी ओवा मिलेंगे तो सबको फर्टिलाइज कर देगा, और अगर फर्टिलाइजेशन होंगे उतने ही जाइगोट बनेंगे, उतने ही बच्चे होंगे। तो देयर हैव बीन केसेस जहां 11 बच्चे भी हुए हैं, जिसमें आपका कुछ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के एग्जांपल है, जो जिसमें आपके कुछ डाइजाइगोटिक ट्विन्स के भी एग्जांपल है। मतलब एक ओवरी कुछ केसेस में कभी कभी एक से ज्यादा भी ओवर प्रोड्यूस करती है और दोनों ओवरीज भी एक ही महीने में एक्टिवेट भी हो जाती है। इट हैपेंस, तभी आपका डाइजाइगोटिक ट्विन का केस बनता है, नहीं तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ आगे दैट विल डिस्कस, वो अलग पॉइंट है वो बिल्कुल।
कि वो क्या होता है, जैसे आपका गायनेकोमेस्टिया है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, वो आपके इन्हीं प्रोसेस में कहीं आपका ये ट्राइसो, ठीक है, एनोप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी, ये अलग टॉपिक है, वो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, वो आपके पास जेनेटिक्स में आएगा, ठीक है, कुछ ना हम जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।